क्या लिखा है, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना उसके लिए एकदम नई घटना थी। भारत में अंग्रेजी मैंने वो आपको पहले भी आपको पिछले चैप्टर्स में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अंग्रेज जो है पहले किसके व्यापार के उद्देश्य से भारत आए थे और धीरे धीरे उन्होंने इंटरफेरेंस करना शुरू किया, हस्तक्षेप करना शुरू किया और धीरे धीरे सब पर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो क्या है, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना उसके लिए, किसके लिए, भारत के लिए एकदम नई घटना थी जिसकी तुलना किसी और राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन से नहीं की जा सकी। मीन्स ये परिवर्तन जो है पार्ट के हिसाब से देखें तो ये परिवर्तन पहले भी कई बार हुए, ठीक है, पहले भी कई बार राजाओं ने आक्रमण किए, किंतु क्या है, जो परिवर्तन आज उन्हें दिखाई दे रहा था वो पहले नहीं दिखाई दिए। भारत पहले भी जीता जा चुका था, लेकिन ऐसे आक्रमणकारियों द्वारा, मीन्स ऐसा नहीं था कि पहले भारत पर आक्रमण नहीं हुए, पहले भी भारत पर आक्रमण किए, हुए भी, लेकिन ऐसे आक्रमणकारियों द्वारा, किंतु ऐसे आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया जो उसकी सीमाओं में आकर बस गए। मीन्स आए, उन्होंने आक्रमण किया और यहीं पर बस गए और यहीं के निवासी होकर रह गए, ठीक है, उन्होंने भारत को अपना देश मान लिया और यहीं पर रस बस गए वो लोग। उसने अपनी स्वाधीनता कभी नहीं खोई। मीन्स एक तरीके से देखा जाए तो भारत जो है गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़ा गया, वह कभी गुलाम नहीं बना। भारत कभी ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में नहीं बंधा था जिसका संचालन केंद्र उसकी धरती से बाहर हो। मीन्स क्या लिखा है, भारत कभी ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था, मीन्स जो राजनीतिक, जो पॉलिटिकल और जो एक तरीके से राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था जो वहां स्थापित हुई थी वो वहीं के लोग करते थे, उनके ऊपर भी फॉलो होती थी, उनके कर्मचारियों पर भी फॉलो होती थी, ठीक है, लेकिन लिखा है कि जिसका संचालन केंद्र उसकी धरती से बाहर। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि रूल्स यहां पर चल तो रहे हैं लेकिन रूल चलाने वाले कौन, इंग्लैंड वाले, ठीक है, कहने का तात्पर्य वहां पर नियम कानून बन रहे हैं और यहाँ पर लागू हो रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ था। वह कभी ऐसे शासक वर्ग के अधीन नहीं रहा जो अपने मूल और चरित्र दोनों में स्थायी रूप से विदेशी था, ठीक है, कहने का तात्पर्य है यहाँ पर आए लेकिन इसको देश नहीं माना, सिर्फ लुटेरों की तरह उन्होंने यहाँ पर शासन किया और लूट कर सब कुछ देखा जाए तो इंग्लैंड में भरते गए। नया पूंजीवाद सारे विश्व में जो नया जो बाजार तैयार कर रहा था उससे हर सूरत में भारत के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ना था। नया पूंजीवाद सारे विश्व में जो बाजार तैयार कर रहा था, मीन्स किसके लिए, इंग्लैंड की मजबूती के लिए, ठीक है, जो भी बाजार, कौन बोल रहा है बेटा, मैम पूंजीवाद मतलब है, मैम पूंजीवाद मतलब पूंजीवाद मीन्स उच्च वर्ग जो बोलते हैं, ठीक है, धनाढ्य वर्ग जो बोलते हैं हम, ठीक है, तो नया पूंजीवाद मीन्स अंग्रेज जो हैं, ठीक है, उनको धनाढ्य कह सकते हैं या उन्हीं की सत्ता चल रही थी, ठीक है, उन्हीं का आधिपत्य था। तो लिखा है नया पूंजीवाद सारे विश्व में जो बाजार तैयार कर रहा था उससे क्या हो रहा था, उनकी तो मजबूती हो रही थी लेकिन भारत धीरे धीरे खोखला होता जा रहा था, उससे हर सूरत में भारत के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ना था। वही मैंने कहने का तात्पर्य यह है, उससे इंग्लैंड जो है वो तो मजबूत हो रहा था लेकिन उससे भारत के आर्थिक ढांचे पर, मीन्स क्या था, यहाँ पर जो यहाँ की जो भी धन दौलत या यहाँ का जो भी ठीक है जो अच्छी चीजें थी, ठीक है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ की आर्थिक व्यवस्था जो थी वो चरमराने लगी थी। उसका कारण था कि जो ब्रिटिश थे वो क्या कर रहे थे, इंग्लैंड को मजबूती प्रदान कर रहे थे, जो कुछ भी करते थे वो इंग्लैंड के लिए करते थे। उनके मस्तिष्क में भारत की व्यवस्था या राजनीतिक दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से उसे मजबूत करने का उनकी कोई मंशा नहीं थी। लेकिन जो परिवर्तन हुआ वो स्वाभाविक नहीं था और उसने भारतीय समाज के पूरे आर्थिक और संरचनात्मक आधार पर विघटन कर दिया। लेकिन बेटा वही इन्होंने आगे जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि ऐसा नहीं था कि अचानक हो गया, अचानक नहीं हुआ, ये परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा था और इसमें हर व्यक्ति का हाथ था, ठीक है,
किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े स्तर पर या यूं हो, कभी ऐसा भी होगा कि पूरा भारत जो है वो ब्रिटिश का गुलाम हो जाएगा, अंग्रेजों का गुलाम हो जाएगा और उनकी हालत जो है बद से भी बदतर हो जाएगी। ऐसा उन्होंने कभी अनुमान नहीं लगाया था। तो वही लगाया कि हर व्यक्ति का इसमें हाथ था। मीन्स किसी ने भी सचेत होने का प्रयास नहीं किया, किसी ने भी जागृत होने का प्रयास नहीं किया। यह ऐसी व्यवस्था थी जिसका संचालन बाहर से होता था, जो उस पर लाद दी गई थी। बाहर से होता था मीन्स इंग्लैंड से रूल चलते थे और जबरन इन पर लाद दिए जाते थे। इनको अच्छे नहीं लगते थे या इनको लगता था वो उनके हित में नहीं है या उनके ऊपर जाति हो रही है। ये सब जानते हुए भी उन्हें मजबूरन उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता था, उन नियम और कानूनों को उनको जबरन मानना पड़ता था। अंग्रेजों ने अपने अंग्रेजी नमूने का अनुसरण करते हुए बड़े जमींदार पैदा किए। अब धीरे धीरे इतने बड़े स्तर पर लोग लाना इंग्लैंड से अंग्रेजों के लिए बड़ा मुश्किल था। ठीक है भाई, कितनी संख्या में आ सकते थे? पूरा इंग्लैंड खाली होके भारत तो नहीं आ सकता था। इंग्लैंड वासी तो इंग्लैंड में ही थे। कुछ जो है सेना या कुछ जो है लोग जो है यहाँ पर आकर जम गए थे। और देखो इतनी दूर से उन्होंने इतने भारत जैसे बड़े देश पर उन्होंने, भारत पाकिस्तान भी पहले तो इसी में ही था, ठीक है, इतने बड़े राज्य पर उन्होंने अधिकार कर लिया और अच्छे से उन्होंने चलाया भी। ठीक है, तो वही कहा है कि अंग्रेजों ने अपने अंग्रेजी नमूने का अनुसरण करते हुए, लेकिन उन्होंने कैसे चलाया? हमारे इधर तो मैंने बोला ना, लोग बाहर क्या है बोलते ना, वो उन्होंने वही किया था, फूट डालो और शासन करो। ठीक है, और वो क्या करते थे, एक राजा के का सपोर्ट करते थे और उस राजा को दूसरे राजा के अगेंस्ट भड़काते थे। ठीक है, ऐसे उन्होंने भारत को तोड़ कर रख दिया था। तो वही लिखा है कि जमींदार, अब उन्होंने क्या है, खेत खलियान इन पर कब्जा करने के उद्देश्य से इनसे कैसे लगान वसूल की जाए, उसके लिए उन्होंने एक नियम बनाया, या बोलते हैं कि उन्होंने एक नीति बनाई और उसके हिसाब से उन्होंने जमींदार पैदा किए। मीन्स जिनके पास जमीन थी, अब उनसे उन्होंने बातचीत करके यह, ठीक है, निश्चित कर दिया या यह उनसे कह दिया गया कि इन खेतों में जो भी लगान होगा वो वसूल करने का कार्य आप लोगों का है। और लगान का जो भी लगान जो इन्होंने एक तरीके से निश्चित किया था कि इतना लगान जो है किसानों से वसूल करना है, वो ब्रिटिश सरकार नहीं करती थी, अंग्रेज नहीं करते थे। ठीक है, वो उनके कारिंदे, वही मैंने बोला ना, जो उन्होंने जमींदार के रूप में अपने कारिंदे, आप बोल सकते हैं कि उन्होंने अपने आदमी, यहीं के जो लोग थे उनको नियुक्त किया था। उन्होंने यहीं के लोगों से, यानी अपने ही लोगों से उन्होंने अपने ही लोगों पर अत्याचार करवाए थे और करते भी थे। कि कारण क्या था, समझ ही नहीं थी। ठीक है, तो वही है कि उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जमींदार पैदा किए और जमींदारों को किसानों से लगान वसूल करना। अब यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा था कि जमींदार लगान वसूल कर रहे थे। ठीक है, लगान वसूल कर रहे थे मीन्स किसकी तरह, एक तरीके से देखा जाए तो अंग्रेजों के कारिंदे बनकर, उनके, ठीक है, नौकर या सरकारी कर्मचारी के तरह लगान वसूल करने का काम करते। वहां तक नहीं, उन्होंने अपना भी एक तरीके से, वो भी स्वार्थी होते गए। ठीक है, उनका बोलते ना एक अच्छा खासा उनको जमीन दे दी गई तो वो अपने आप को मालिक समझने लगे, राजा से कम नहीं समझते थे। और ब्रिटिश सरकार को जो उन्हें एक निश्चित लगान देना पड़ता था, उससे अधिक वो लगान वसूल करते थे। और क्या करते थे, एक निश्चित जो राशि उन्होंने तय की हुई थी, निश्चित जो लगान उन्होंने तय किया हुआ था, उसको देने के बाद अपने लिए भी, ठीक है, लगान के रूप में राशि या अनाज जो भी था वो अपने पास रखते थे। उनका लक्ष्य था लगान की शक्ल में अधिक से अधिक रुपया जल्दी से जल्दी इकट्ठा किया जाए। किसके माध्यम से, जमींदारों के माध्यम से। उनका यही था कि अधिक से अधिक रुपया, मैंने बोला ना, या तो अनाज, ठीक है, अधिक से अधिक अनाज को बेचकर वही रुपया, ठीक है, मनी जो है वो बाद में अपने देश के विकास के कार्यों में लगाते थे। तो वही है कि अधिक से अधिक
और जल्दी से जल्दी इकट्ठा किया जाए। इसलिए एक ऐसा वर्ग को पैदा करना जरूरी समझा गया है जिसके स्वार्थ अंग्रेजों के स्वार्थ से अभिन्न हो। ठीक है, ब्रिटिश शासन ने इस तरह अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। इस तरीके से उन्होंने, एक तरीके से देखा जाए तो यहीं के लोगों को मूर्ख बनाकर, या कह सकते हैं यहीं के लोगों को, ठीक है, अपने जाल में फंसाकर और भारतवासियों पर ही भाई भाइयों में भी एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने भाई भाइयों के ऊपर ही उन्होंने अत्याचार करवाए। इस व्यवस्था में जमींदार थे, राजा थे, सरकार के विभिन्न महकमों के पटवारी, गांव के मुखिया से लेकर ऊपर तक कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या थी। ठीक है, इसके लिए वही मैंने बोला ना कि जो पहले राजा रह चुके थे और बाद में उन्होंने ब्रिटिश सरकार की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ऐसे लोग थे। एक उन्होंने उन बड़े बड़े बोल पैसे वाले थे जिनके पास बहुत अच्छी खासी खेती थी, उनको लिया। ठीक है, जो अच्छे खासे पैसे वाले थे उनके माध्यम से, क्योंकि पहले भी था, जमींदार जो थे अपने खेतों में किसानों से कार्य कराते थे और एक तरीके से देखा जाए तो खर्च के लिए, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए उनको अनाज दे दिया करते थे और उनकी जरूरत पड़ने पर उनकी सहायता भी किया करते थे। लेकिन उसके लिए उन्हें कितना कष्ट भोगना पड़ता था, जो एक साधारण किसान होता था। वही तरीका इन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने अपनाया। उन्होंने क्या किया, इन राजाओं के माध्यम से यहीं के लोगों को उन्होंने नियुक्त किया। जैसे राजा हुए, वही मैंने बोला ना, जमींदार हुए, गांव के मुखिया हुए, और इनके माध्यम से उन्होंने एक अच्छी खासी जो है अपने लिए कर्मचारियों की संख्या, या बोल सकते सैनिकों की संख्या, उन्होंने, जो सैनिक थे वो भी उनके भारत के ही जो लोग थे वो उनकी सेना में सैनिक के रूप में कार्य करते थे। इन दोनों के ऊपर हर जिले में कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट होता था जो शासन की धुरी था। ठीक है, उन सब पर वॉच रखना, उन सबको देखना, उन सबसे तरीके से कार्य कराने के लिए भी उन्होंने उसके ऊपर एक बंदा बिठा रखा था, जो मजिस्ट्रेट या तो जिले कलेक्टर, या तो कलेक्टर होता था या मजिस्ट्रेट होता था। इस तरह भारत को साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए बिना कुछ भुगतान किए अड्डे की तरह इस्तेमाल तो किया गया। इसके अलावा उसे इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से के प्रशिक्षण का खर्च भी उठाना पड़ता था। इतना ही नहीं था, ठीक है, सारा मतलब एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर यहाँ के लोगों से सारा कार्य करवाते थे और सारा जो है मुनाफा जो है इंग्लैंड को जाता था। इसके अतिरिक्त तो क्या बताया उन्होंने कि इतना ही नहीं, इंग्लैंड में जो सेना थी उनको जो ट्रेनिंग दी जाती थी, ठीक है, उनको जो ट्रेनिंग दी जाती थी उसका जो खर्चा होता था वो भी भारत से ही वसूला जाता था। ठीक है, भारत के खर्चे से ही उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। कहाँ के सैनिकों को? इंग्लैंड के सैनिकों को प्रशिक्षण जो दिया जाता था, ट्रेनिंग जो दी जाती थी, वो यहीं के खर्चे से दी जाती थी। ठीक है, जिसको यहाँ पर बोला गया कैपिटेशन चार्ज। ठीक है, ये भी प्रश्न बेटा कई बार आता है कि कैपिटेशन चार्ज क्या था। ठीक है, कैपिटेशन चार्ज जो है वो क्या था? तो कैपिटेशन चार्ज जो है उसे कहते थे जिसमें कि जिसके तहत कि भारत के खर्चे से ही ब्रिटिश सैनिकों को जो प्रशिक्षण दिया जाता था उसको कैपिटेशन चार्ज, देखो इसमें लिख भी रखा है कि इसके अलावा उसे इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से के प्रशिक्षण का खर्च भी उठाना पड़ा। ठीक है, जो उनकी वहां की जो सैनिक टुकड़ी थी उनको जो ट्रेनिंग दी जाती थी, उन ट्रेनिंग पर जो खर्चा होता था वो भारत के ही खाते से जाता था। इस राशि को कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था। वास्तव में भारत को ब्रिटेन के हर तरह के दूसरे खर्चे भी उठाने पड़ते थे। कहने का तात्पर्य वहां का जो भी खर्चा होता था वो सब भारत से ही जाता था, भारत से ही बोलते ना, भारत के खाते से ही, ठीक है, कोषागार से ही सारी धनराशि जाती थी। और उससे क्या होता था, भारत की अर्थव्यवस्था जो धीरे धीरे चरमराने लगी थी। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास से किसी भी भारतीय को निश्चित रूप से मायूसी होगी और क्रोध आएगा। फिर भी इससे अनेक क्षेत्रों में अंग्रेजों की श्रेष्ठता का, यहाँ तक कि हमारी फूट और कमजोरियों से लाभ उठाने की क्षमता का पता चलता है। ठीक है, मतलब कहना का तात्पर्य यह है, इस पैराग्राफ में क्या बोला है, 19वीं शताब्दी के दौरान
भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास में जब पुरानी हम लोग कहानियों को देखें, हम पलटकर जब देखते हैं या इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं कि भाई जो अंग्रेज जो हैं उन्होंने हमारे देश पर बहुत अत्याचार ढाए, बहुत अत्याचार किए, तो बड़ा ही क्रोध आता है मन में, ठीक है, गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है, क्रोध भी आता है। लेकिन जब हम वास्तविक रूप से देखें तो फिर भी इससे अनेक क्षेत्रों में अंग्रेजों की श्रेष्ठता का, यहाँ तक कि हमारी उनकी श्रेष्ठ मीन्स उनमें थी, ठीक है, उनमें योग्यता थी, इसीलिए वो पूरे भारत पर एक दूसरी जगह से आकर उन्होंने पूरे भारत पर रूल किया, राज्य किया, ठीक है। तो ये उनकी श्रेष्ठता ही थी, उनमें योग्यता थी, इसलिए वो ऐसा कर पाए। और इसके साथ में उनकी तो योग्यता दिखाई देती है, लेकिन क्यों नहीं हमारा देश जो है उन्हें रोक पाया, हमारे देश के जो राजा थे वो क्यों नहीं रोक पाए? उसका रीजन था कि यहाँ तक कि हमारी फूट और कमजोरियों का भी हमें ज्ञान होता है कि हम आपस में ही एक नहीं थे। हम एक तरीके से देखा जाए तो हम एक दूसरे में कमियां निकालना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के राज्य को हड़पना, इस तरह की प्रवृत्ति वाले थे। इसीलिए एक दूसरे देश का राजा कभी भी आता था हम पर आक्रमण करता था और हुकूमत करता था, ठीक है। हालांकि ये था कि उसने अपना भारत को अपना लिया और यहीं पर बस गया, लेकिन वही मैंने बोला ना, हमने ऊपर भी पढ़ा कि भारत पर ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों ने ही शासन किया, ठीक है। दूसरे देश के कई राजा आए और यहाँ पर उन्होंने आक्रमण भी किया, कई बार लूटपाट भी मचाई, ठीक है, और यहाँ पर रस बस भी गए, ठीक है। अंग्रेज तो ये थे कि यहाँ बसे और उन्होंने यहाँ से बहुत समय तक, लंबे समय तक यहाँ शासन भी किया और देश की आर्थिक स्थिति को खोखला कर दिया, ठीक है। लेकिन इसमें कमजोरी हमारी थी और उनकी योग्यता थी, उनमें योग्यता थी, और हमारी कमजोरी थी कि हम स्वार्थी थे, सिर्फ अपना पेट भर ले, बस इतना ही हम लोग। यानी एक तरीके से देखा जाए तो उन सब चीजों को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि जो धनाढ्य वर्ग था वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था और जो गरीब था वो सिर्फ पेट भरने के बारे में सोचता था। देश के विषय में विचार करने का किसी के पास भी समय नहीं था। यही कारण था कि हमारे देश पे जो है, ठीक है, विदेशियों ने आक्रमण किया, यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की, ठीक है, और हम पर ही हमारे बोलना, हम जिस देश के होते हुए भी हमने उनके अत्याचारों को सहन किया। आगे हमारा है भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर विरोध, राजा राममोहन राय, बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र। व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों ने, जिनमें शिक्षाविद, प्राच्य, विद्या विशारद, पत्रकार, मिशनरी और कुछ अन्य लोग थे, पाश्चात्य संस्कृति को भारत में लाने में महत्वपूर्ण कार्य किया, ठीक है। अंग्रेज चिंतन और साहित्य और राजनीतिक परंपरा से भारत को परिचित कराने का श्रेय उन योग्य और उत्साही अंग्रेजों को ही है, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो हमारे भारत में लोगों को जो शिक्षित करने का कार्य है, हमारे देश में जो शिक्षा का प्रचार हुआ, हम कहीं पर उनका एक तरीके से थैंक्स भी बोल सकते हैं कि हमारे देश में जो शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ वो उनके माध्यम से ही हुआ। क्यों? क्योंकि उनको अपने कार्यों के लिए जब कर्मचारियों की आवश्यकता हुई तो मैंने बोला ना, हर चीज, हर काम के लिए वो ब्रिटेन से लोगों को नहीं ला सकता था, तो उसने यहीं के लोगों को नियुक्त किया। अब कई कार्यों के लिए उसको शिक्षित लोगों की भी आवश्यकता होती थी। पहले तो ये तो उसके मस्तिष्क में थी, ठीक है। अंग्रेज जो थे उनके मस्तिष्क में ये बात थी कि अगर भारतीयों को शिक्षित कर दिया जाएगा तो शायद से बाद में उन पर हुकूमत करना या, ठीक है, अपनी सत्ता बनाए रखना मुश्किल होगा। किंतु हर कार्य के लिए, मैंने वही बताया ना, हर कार्य के लिए ब्रिटेन से आदमी ला पाना उनके लिए मुश्किल था, इसलिए यहाँ के लोगों को ही शिक्षित करना जरूरी था। इसलिए उन्होंने क्या किया, लोगों को शिक्षित करने का कार्य किया। शिक्षा के प्रसार को नापसंद करने के बावजूद, वही मैंने बोला ना, वो शिक्षा का प्रसार नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनका पता था कि अगर व्यक्ति ज्ञानी हो गया, ठीक है, उसको इस बात का ज्ञान हो गया कि हम अपने देश में रहकर ही खुद गुलामी का जीवन जी रहे हैं, तो हो सकता है कि विद्रोह भड़क उठे, ठीक है, लोग सचेत हो जाएं, ठीक है, उनके खिलाफ खड़े हो जाएं। ये चीजें उनको मालूम थी। तो वही लिखा है, शिक्षा के प्रसार को नापसंद करने के बावजूद खुद ब्रिटिश सरकार को परिस्थितियों से मजबूर होकर बढ़ती हुई व्यवस्था मीन्स
पूरे देश पर जब उन्होंने राज्य करना है तो उनका सुचारू रूप से वो सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चले, उसके लिए उन कर्मचारियों की आवश्यकता थी। बढ़ती हुई व्यवस्था के लिए क्लर्कों को प्रशिक्षित करने, ठीक है, क्लर्क जो हैं छोटे छोटे कामों के लिए क्लर्क जो चाहिए थे उनको भी शिक्षित करना आवश्यक था। क्लर्क प्रशिक्षित करके करके तैयार करने का प्रबंध करना पड़ा, इसलिए धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार होने लगा। यह शिक्षा सीमित थी, यह शिक्षा सीमित भी थी और गलत ढंग की भी थी, फिर भी उसने नए और सक्रिय विचारों की दिशा में दिमाग की खिचड़ियां और दरवाजे खोल दिए। धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा और आधुनिक चेतना का प्रसार हुआ। ठीक है, उन्होंने अपने काम की दृष्टि से लोगों को शिक्षित करना शुरू किया, किंतु उस शिक्षा का प्रभाव जो है वो अंग्रेजों को दिखाई देने लगा था। यूरोप के विचारों से बहुत सीमित वर्ग प्रभावित हुआ। यूरोप के विचारों से बहुत सीमित वर्ग, कौन सा, जो शिक्षा प्राप्त कर रहा था, बहुत सीमित वर्ग जो है वही प्रभावित हुआ, क्योंकि भारत अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि को पश्चिम की तुलना में बेहतर समझते हुए उससे चिपका रहा। यूरोप के विचारों से बहुत सीमित वर्ग, सीमित मीन्स बहुत छोटा वर्ग, कम वर्ग के लोग जो मतलब एक तरीके से सीमित वर्ग, कम लोग जो हैं प्रभावित हुए, क्योंकि भारत अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि एक तरीके से देखा जाए तो अपने रीति रिवाज, अपने कल्चर जो हैं उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था। पश्चिम का वास्तविक आघात और प्रभाव तो जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर हुआ। नई तकनीक, रेलगाड़ी, मतलब उन चीजों पर तो पड़ा, ठीक है, वो चीजें तो लोगों को अच्छी लगी। कौन कौन सी? पश्चिमी का वास्तविक आघात और प्रभाव तो जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर हुआ। नई तकनीक, रेलगाड़ी हुई, छापाखाना हुआ, दूसरी मशीनें हुई, युद्ध के अधिक कारगर तरीके हुए, ये सब ऐसी बातें थी जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी, निजे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, जिसके माध्यम से लोगों को ये लगने लगा था कि वास्तव में वो हम लोगों से बहुत अधिक, बहुत आगे हैं। सबसे प्रकट और व्यापक परिवर्तन ये हुआ कि खेतीहर व्यवस्था टूट गई और उसका स्थान व्यक्तिगत संपत्ति और जमींदारों ने ले लिया। खेतीहर व्यवस्था टूट गई मीन्स लोगों का पास अपनी अपनी जमीनें हुआ करती थी, ठीक है, और वो स्वतंत्र रूप से एक तरीके से देखा जाए तो अपनी जमीनों पर अनाज उगाया करते थे, मस्त रहते थे। मीन्स आदमी चाहे थोड़ी ही जमीन हो लेकिन उस पर अपना अनाज, खेती करना, ये सब कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण कर लिया करता था, ठीक है। लेकिन क्या हो गया, धीरे धीरे जब इन्होंने लगान वसूल करने वाला कार्य जब शुरू हो गया तो धीरे धीरे लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वो भी खराब होने लगी। आर्थिक स्थिति बेटा कैसे खराब होने लगी? अब लोगों के क्या है, लगान देने कई बार है ना अकाल पड़ जाता था, पानी नहीं पड़ता था, कई बार बाढ़ आ गई, इस तरह की सिचुएशन जो है ये तो पहले भी होते थे, ठीक है। लेकिन उन्हें क्या करना पड़ता था, सिर्फ वो एक वर्ष जो है, एक साल जो है, उसी में उन्हें कष्ट भोगना पड़ता था। लेकिन यहाँ क्या होता था, चाहे अकाल पड़े, चाहे बाढ़ आए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन लोगों को लगान के रूप में एक निश्चित राशि जो है जमींदारों को देनी ही पड़ती थी। और कई बार ऐसा होता था बड़े ही क्रूरता के साथ, बड़े ही दुष्टता के साथ जो है जमींदार और ये साहूकार जो हैं वो लगान वसूल करते थे, ठीक है। और धीरे 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 एक तरीके से देखा जाए तो किसानों की जो खेती थी वो धीरे धीरे जमींदारों के पास पहुंच गई और उससे किसानों की हालत बद से बदतर होने लगी। आगे लिखा है, मुद्रा केंद्रित अर्थव्यवस्था का चलन हुआ, जमीन बिकाऊ वस्तु हो गई। धीरे धीरे उन्होंने जबरन, बिकाऊ वस्तु ऐसा नहीं कि उन्होंने खुद ने बेचना चाहा, उन्हें मजबूर कर दिया गया, आखिर उन्हें अपनी जमीनें छोड़नी ही पड़ी। देश के किसी और बड़े हिस्से की अपेक्षा बंगाल ने बहुत पहले इन परिवर्तनों को देखा और अनुभव किया। सबसे पहला जो प्रभाव पड़ा था बंगाल और बिहार पर ही पड़ा था, ठीक है। बंगाल और बिहार जो है वही सबसे पहले अंग्रेजों के, उसी पर अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना आधिपत्य स्थापित किया था। तो उन्होंने उन परिवर्तनों को, जो आज देश में परिवर्तन हो रहे थे, सबसे पहले उन्होंने वहां देख लिया था और शायद से वहां पर उनमें उससे बाहर निकलने का जोश जो है वो भी आरंभ हो गया था, क्योंकि बंगाल में ब्रिटिश शासन 50 वर्ष पहले स्थापित हो चुका था। 50 वर्ष पहले की बात हो गई। धीरे धीरे उन्होंने चीजें सीख ली थी कि हमें इनसे कैसे बाहर आना है,
इसके लिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी में बंगाल में एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ। ये थे राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो ये राजा राम मोहन राय कौन थे? समाज सुधारक थे। हमारे समाज में भी बहुत सारी ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं थी जिसके चलते लोग उन्हीं में उलझे हुए थे, ना तो देश के विषय में सोचते थे, ठीक है, ना अपने समाज के विषय में सोचते थे, सिर्फ उन रूढ़िवादी परंपराओं पर उनका इतना कट्टरता से पालन करते थे कि उसकी दहशत जो थी ना पूरे गांव में, समाज में थी। वे एक नए ढंग के व्यक्ति थे जिनमें प्राचीन और नवीन ज्ञान का मेल था। राजा राम मोहन राय थे कि प्राचीन मान्यताओं और रीति रिवाजों का भी मान सम्मान तो करते थे, लेकिन साथ में उन्हें ज्ञान भी था कि वास्तव में क्या सही है क्या गलत है। भारतीय विचारधारा और दर्शन भी उन्हें गहरी जानकारी थी। वे संस्कृत, फारसी और अरबी के विद्वान थे। तो बेटा ये प्रश्न आप लोगों को आ सकता है कि जो हमारे, हाँ बेटा बोलो, कौन क्या पूछना चाह रहा है बेटा? ओके, ये प्रश्न आप लोगों के आ सकता है। भारतीय विचार और दर्शन की उन्हें गहरी जानकारी थी और वे उन्हें कौन कौन सी बोलते हैं, कौन कौन सी भाषा के विद्वान थे? वे संस्कृत, फारसी और अरबी भाषा के विद्वान थे और उस हिंदू मुस्लिम संस्कृति की उपज थे जो उस समय भारत के सुसंस्कृत वर्ग के लोगों पर छाई हुई थी। उन्होंने अंग्रेजी और पश्चिम के धर्म और संस्कृत के स्रोतों की खोज के लिए ग्रीक, लतीनी, इब्रानी भाषाएं सीखी। मीन्स एक तरीके से उन्होंने अपने देश की भाषा, जो हमारे देश में जो बोली जाने वाली भाषाएं थी, सिर्फ उतनी ही नहीं, उन्होंने विदेशी भाषाओं का भी अध्ययन किया। पश्चिमी सभ्यता के विज्ञान और तकनीकी पक्षों ने उन्हें आकर्षित किया। पश्चिमी सभ्यता के विज्ञान, ठीक है, उनको जो नई नई टेक्नोलॉजी जो अंग्रेज हमारे देश में ला रहे थे वो उन्हें अच्छी लग रही थी, ठीक है। उन्हें लग रहा था इन नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही, इन नई तकनीकों के माध्यम से ही अंग्रेजों ने हमारे देश पर इतने, ठीक है, आसानी से हमारे देश पर अधिकार कर लिया और इतने आराम से उसको चला रहे हैं। तो इस चीज का उन्हें ज्ञान हो गया था। तो वही लिखा है, पश्चिमी सभ्यता के विज्ञान और तकनीकी पक्षों ने उन्हें आकर्षित किया। अपने दार्शनिक और विद्वतापूर्ण झुकाव के कारण राजा राम मोहन राय अनिवार्य रूप से प्राचीन साहित्यों की ओर झुके। तुलनात्मक धर्म के अध्ययन की पद्धति की खोज करने वाले दुनिया के वे पहले उत्साही व्यक्ति थे और शिक्षा को आधुनिक सांचे में ढालकर उसे पुरानी पंडिताऊ पद्धति के चुंगल से निकालने के लिए बहुत उत्सुक थे, ठीक है। कुछ मैंने बोला ना, कुछ रूढ़िवादी परंपराएं जो थी जिनका हम लोग कट्टरता से पालन कर रहे थे, जो हमारे समाज के लिए उचित नहीं थी, सही नहीं थी, उनका उन्होंने खंडन भी किया। उन्होंने गवर्नर जनरल को गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अन्य उपयोगी विज्ञानों की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए लिखा था, ठीक है। उन्होंने लगा कि हाँ, उन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने गवर्नर जनरल को यह भी लिखा कि हमारे देश के जो नौजवान हैं उनको इन शिक्षाओं से शिक्षित, मतलब अर्थात उनको भी, हमारे जो देश के नौजवान हैं, भारतीय नौजवान जो हैं, उनको इन विषयों से परिचित कराना चाहिए, उनको इन विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए। इन सबसे अधिक वे समाज सुधारक थे। मीन्स उन्होंने इस चीज के लिए तो ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी बात रखी कि हमारे देश के जो नौजवान हैं उनको इस बात की, मतलब इन जो नई नई टेक्नोलॉजी जो है, विज्ञान, ठीक है, जो विषय हैं उन्होंने लिखे ना, यहाँ पर कौन कौन से विषय लिखे हैं उन्होंने, हाँ क्या लिखा है, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान मीन्स मैथ्स, भौतिक विज्ञान फिजिक्स, रसायन शास्त्र मीन्स केमिस्ट्री, जीव विज्ञान मीन्स बायोलॉजी और अन्य उपयोगी विज्ञानों की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए लिखा। उन्होंने लिखा कि जो एक तरीके से जो नई टेक्नोलॉजी की, जो साइंस में जो विषय हैं, गणित और साइंस बोलते हैं ना, साइंस साइड के जो विषय हैं उनकी शिक्षा जो है भारतीयों को भी दी जानी चाहिए। इन सबसे अधिक वे समाज सुधारक थे। मीन समाज में भी सुधार चाहते थे। जो हमारे समाज जो है बोलते हैं
छोटी सोच से ग्रस्त था, एक तरीके से देखा जाए तो रूढ़िवादी परंपराओं में जकड़ा हुआ था, उनसे भी वो उन्हें बाहर लाना चाहते थे। आरंभ में उन पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा और बाद में कुछ हद तक ईसाई मत का, लेकिन वे अपने धार्मिक आधार पर दृढ़ता से जमे रहे, परंतु उन्होंने इस धर्म को उन कुरीतियों और कुप्रथाओं से मुक्त करने का प्रयास किया। कुरीतियों मीन्स, कुरीति बोलते हैं बुरी रीति, और कुप्रथा बोलते हैं बुरी प्रथा, ठीक है। उन्होंने भारतवासियों को कुप्रथाओं मीन्स बुरी प्रथाओं और बुरी रीतियां जो हमारे देश में लागू थी, ठीक है, जिनका हमारे बोलते ना भारतीय कट्टरता से पालन करते थे, जिनकी की आवश्यकता नहीं थी। मैंने वही बोला ना कि फिजूल की बातों में तो खूब अच्छा खासा ध्यान था, किंतु वास्तव में हमारे देश के लिए किस चीज की आवश्यकता है इसके विषय में उनको ज्ञान ही नहीं था। हमारा देश क्यों गुलाम हो गया? क्योंकि व्यक्ति सिर्फ अपने विषय में सोचता था। और ये मैंने बोला ना भेड़ चाल, ठीक है, एक बोलते ना ऊंचे तबके ने या साहूकार ने और गांव के मुखिया ने कुछ निश्चित कर दिया, चाहे वो सही है गलत है, पूरा गांव जो है उसको फॉलो करता था। तो वही चीज है, उन्होंने उन कुप्रथाओं, बुरी प्रथा जो थी और कुरीति जो बुरी रीतियां थी, उनका कट्टरता से उन्होंने विरोध किया। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक उन्हीं के आंदोलन के कारण लगाई थी, ठीक है। तो एक ये भी प्रश्न उठता है बेटा कि हाँ सामने बेटा क्या डाउट है? मैम वो जो राजा राम मोहन जी थे, तो उन्होंने गवर्नर जनरल को गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, ये सारे सब्जेक्ट्स उन्होंने देश वाले सैनिकों को पढ़ाने के लिए बोला था कि बेटा भारत के देशवासियों को, बेटा भारत के नौजवानों को भी, वो उनके इंग्लैंड में तो उनके जो नौजवान थे या उनके बच्चे थे वो तो पढ़ ही रहे थे, लेकिन राजा राम मोहन राय की इच्छा थी कि उनके देशवासियों को भी, उनके जो देश के नौजवान हैं, नवयुवक हैं, वो भी इस विषय से परिचित हो, ठीक है, आने वाले जनरेशन जो है वो भी शिक्षित हो। इसके लिए उन्होंने गवर्नर जनरल से बात की, ठीक है। मतलब मैम सारे देशवासी, मतलब हाँ सारे देशवासी, ठीक है। ठीक है मैम। इसके अलावा उन्होंने, इस बात से कोई अनभिज्ञ नहीं होगा, इस चीज की जानकारी आप लोगों ने बेटा अन्य विषयों में पढ़ी होगी, ठीक है, सोशल में भी पढ़ा होगा आपने कि राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने ही सबसे पहले सती प्रथा का विरोध किया था। मालूम है ना? मालूम है नहीं मालूम है? यस मैम मालूम है। हाँ यस मैम तो मालूम राजा है। राम मोहन राय, हाँ पहले क्या होता था, महिला विधवा हो जाती थी तो उसको क्या करते थे, आग में डाल के सती प्रथा का यूज करा जाता है। हाँ उसके पति के साथ ही उसे भी सती कर दिया जाता था। और उन्होंने ये एक तरीके से देखा जाए तो अपने कल्चर में, अपने रीति रिवाजों का एक हिस्सा बना लिया था। तो राजा राम मोहन राय को लगा भाई ये तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने इसका विरोध किया। इसके लिए उन्होंने, कुछ लोगों ने मिलकर आंदोलन भी किया, ठीक है। और वही मैंने बोला ना, गवर्नर जनरल कौन सा था, वारेन हेस्टिंग्स था बेटा उस समय शायद से, उसके समक्ष उन्होंने, गवर्नर जनरल उस समय वारेन हेस्टिंग्स था शायद से, मुझे ठीक से विलियम बेंटिक था कि वारेन हेस्टिंग्स था, मुझे भी नहीं पता। उस समय के गवर्नर जनरल जो है उसके सामने ये बात रखी उन्होंने, ठीक है, और उन्हें भी ये बात सही लगी और उन्होंने इस पर रोक लगाई। राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के प्रवर्तकों में से थे। भारतीय पत्रकारिता में भारतीय पत्रकार, हाँ भारतीय समाचार जो पत्र थे उनमें वो भी अपने लेख लिखा करते थे। सन 1780 के बाद भारत में अंग्रेजों ने कई अखबार निकाले, कई अखबार से निकाले बेटा, लेकिन उसमें क्या होता था, वे अपनी ही तारीफ, अपनी ही बड़ाइयां अपने विषय में ही लिखते थे, और जहां पर उनके विषय में कुछ गलत लिख दिया जाता था वहीं पर उसे कैद कर लिया जाता था, ठीक है, नोटिस निकाल दिया जाता था, ठीक है, उसकी एक तरीके से देखा जाए तो उसकी शामत आ जाती थी, रद्द कर देते थे। हाँ कई बार बोलते हैं उस अखबार को ही रद्द कर देते थे। इन अखबारों में आमतौर पर सरकार की कड़ी आलोचना रहती थी, लेकिन इसमें लिख रखा है कि कुछ अखबार जो है भारतीय अखबार थे और उनमें किसकी सरकार की, कौन सी सरकार की बात हो रही है,
ब्रिटिश सरकार की कड़ी आलोचना रहती, परिणाम स्वरूप उन पर कड़ा सेंसर लगता था, जो कि मैंने अभी तुम लोगों को बताया। ठीक है, हाँ, विलियम बेंटिक, सती प्रथा पे जो रोक लगाई थी विलियम बेंटिक ने लगाई थी। ठीक है बेटा, ओके। परिणाम स्वरूप उन पर कड़ा सेंसर लगता था, मीटिंग बुलाई जाती थी और उन पर एक तरीके से देखा जाए तो उसको दंड भी मिलता था। पहला अखबार जिस पर भारतीयों का स्वामित्व था, जिसका संपादन भी भारतीयों ने किया, 1818 में अंग्रेजी में निकला था। ठीक है, तो ये बेटा अंडरलाइन करो, पहला अखबार जिस पर भारतीयों का स्वामित्व था। यस बेटा आदित्य शर्मा, वेरी गुड। ठीक है, मैम स्वामित्व मतलब? स्वामित्व मीन्स वो उसका स्वामी था, खुद ही उसकी खबरें छापता था, खुद ही निकालता था, मीन्स वो कुछ भी छाप सकता था उसमें। ठीक है, चाहता तो अपने बिना डरे उसमें कुछ भी छाप सकता था। ठीक है, स्वामित्व का मीन्स अच्छा मैम। आप उस चीज के स्वामी हो। तो लिखा है पहला अखबार जिस पर भारतीयों का स्वामित्व था, जिसका संपादन भी भारतीयों ने किया, वो क्या था? 1818 में अंग्रेजी में निकला था। निकला तो था, लेकिन किसमें छपा था बेटा? वो अंग्रेजी, इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा में छपा था। उसी वर्ष श्री रामपुर के बैपिस्ट पादरियों ने बंगाली में एक मासिक और एक साप्ताहिक पत्र निकाला। उसी वर्ष में, जिस वर्ष अंग्रेजी में जो एक पहला समाचार पत्र निकला था, उसी वर्ष जो है श्री रामपुर के बैप्टिस्ट पादरियों ने, ठीक है, ईसाइयों ने एक तरीके से एक बंगाली भाषा में एक मासिक, बंगाली भाषा में उन्होंने एक मासिक और साप्ताहिक, मासिक बोलते हैं महीने में छपने वाली एक पत्रिका, और साप्ताहिक बोलते हैं सप्ताह में छपने वाली एक पत्रिका। ठीक है, तो उन पादरियों ने क्या किया था बेटा कि सप्ताह में छपने वाली और महीने में छपने वाली एक पत्रिका निकाली थी। किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले ये पत्र थे, किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले ये पहले पत्र थे। भारतीय भाषा में कौन सी भारतीय भाषा? बंगाली। और ये, हाँ, इसने बोला है ना, नहीं बेटा हिंदी तो थी सही, लेकिन बंगाली भाषा भी तो हमारे देश की थी ना। यस मैम। हिंदी में नहीं निकला था। पहला जो भारतीयों का जिस पर आधिपत्य था वो अंग्रेजी में निकला था, और दूसरा जो बोला है मासिक और साप्ताहिक पत्र जो निकला था वो बांग्ला भाषा में निकला था। ठीक है, किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले ये पहले पत्र थे। इसके बाद एक के बाद एक अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में कोलकाता, मद्रास और बंबई से अखबार और पत्रिकाएं बड़ी तेजी से निकलने लगी। इसके बाद तो लगातार बहुत सारे पत्र जो हैं वो निकले। राजा राममोहन राय की पत्रकारिता का गहरा संबंध उनके सुधारवादी आंदोलनों से थी। सुधारवादी आंदोलन में अपने देश में ही जो कुरीति और कुप्रथाएं थी उन पर उन्होंने लगातार कुठाराघात किया। उनका समन्वयवादी और विश्वजनीय दृष्टिकोण कट्टर वर्ग के लोगों को नापसंद था। ठीक है, एक तरीके से जो बोलते ना कट्टर वर्ग के लोगों को नापसंद था, समन्वयवादी और विश्वजनीय दृष्टिकोण। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो जो उनका जो दृष्टिकोण था, कुछ जो कट्टरवादी लोग थे, ठीक है, जो किसका रीति रिवाजों का कट्टरता से पालन करते थे, उन्हें ये चीजें नापसंद थी। पर उनके बहुत से समर्थकों में टैगोर परिवार था। टैगोर परिवार ने उनका समर्थन किया, जिसके बाद बंगाल के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राममोहन राय दिल्ली सम्राट की ओर से इंग्लैंड गए। ठीक है, दिल्ली सम्राट की ओर से वो इंग्लैंड भी जाकर आए। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो क्या है, दिल्ली सम्राट की ओर से वे इंग्लैंड गए और वहां पर 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ब्रिस्टल। उनकी मृत्यु ब्रिस्टल में हुई थी। चलो बेटा आगे का हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी अटेंडेंस मैम कट्टर वर्ग कौन है? कट्टर वर्ग? कट्टर वर्ग बेटा कट्टर वर्ग बोलते हैं जो किसी भी चीज का कट्टरता से पालन करता है। एक तो ये होता है कि ठीक है, हम किसी चीज का कट्टरता से पालन करते हैं, कट्टरता से किसी भी रीति रिवाजों का कट्टरता से पालन करते हैं। और एक ये होता है कि ठीक है, चलो इसको ऐसे भी एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा अपने आप में परिवर्तन लाना। ठीक है, हम ऐसे नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं।
ठीक है, तो वो चीज नहीं, एक आदमी ने बोल मैम दिया, अब नहीं, ऐसे अटेंडेंस ले लो। कैसे काटना। हाँ, ओके मैम। ऐशानी चौधरी, प्रेजेंट मैम। ऐशानी सिंह, प्रेजेंट मैम। अनन्या सिंह, प्रेजेंट मैम। अश्विका, प्रेजेंट मैम। अरे यार पेन नहीं चल रहा। बेटा 1 मिनट वेट करना। शिविर गुप्ता प्रेजेंट मैम।